कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर, मोहब्बत में पागलपन की सबसे दर्दनाक और डरावनी कहानी। कोलकाता के मशहूर 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पर मौजूद औरोबिंदो डे का घर शहर के हजारों घर में से एक आम घर था। मगर जून 2015 में इस घर में कुछ ऐसा होता है कि इस घर की चर्चा देश दुनिया में होने लगती है। इस घर के चर्चा में आने की वजह थी यहाँ घटित एक घटना। यह घटना जितनी भयावह थी उतनी ही ज्यादा डरावनी भी थी। इस घटना के खुलासे के बाद रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग सिर्फ इस घर को देखने आते थे। इस घर में अंजाम दी गई घटना से पूरे कोलकाता में हड़कंप मच गया था। वैसे इस घर की कहानी का अंत 2015 में ही नहीं होता है, बल्कि आगे जो कुछ होता है वो और भी हिला देने वाला होता है। आप भी जब पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, इसे कैसे और किसने अंजाम दिया था, 2015 में क्या हुआ था और फिर आगे इस कहानी में क्या कुछ होता है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, ये पूरी कहानी कोलकाता के मशहूर 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पर बड़े से घर में रहने वाले औरोबिंदो डे के परिवार की है। वैसे तो औरोबिंदो डे का पूरा परिवार कोलकाता में रहता था, मगर काम के सिलसिले में औरोबिंदो डे लंबे समय तक बेंगलुरु में भी रहते थे। औरोबिंदो डे बेंगलोर में एल्फ्रेड हर्बर्ट लिमिटेड नाम की इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाने वाली एक कंपनी में बतौर डायरेक्टर जॉब किया करते थे। 1989 में रिटायरमेंट के बाद औरोबिंदो डे बेंगलुरु छोड़कर अपने परिवार के साथ अपने खानदानी घर 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पर आ गए थे। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पर औरोबिंदो डे के पिता ने 1950 के आसपास लगभग 23 कट्ठे में अपना बड़ा सा मकान बनवाया था। पिता के जाने के बाद घर 2 हिस्सों में बटा था। एक हिस्से में औरोबिंदो डे के भाई अरुण डे रहते थे, जबकि एक बड़ी सी इमारत औरोबिंदो डे के हिस्से में आई थी। औरोबिंदो डे के परिवार में उनकी पत्नी आरती के अलावा एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम देवजानी और बेटे का नाम पार्था डे था। ये परिवार आर्थिक रूप से बेहद संपन्न था, इसलिए बच्चों की भी पढ़ाई शहर के महंगे स्कूल में करवाई जाती है। जब ये दोनों अपने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो इन दोनों का एडमिशन कोलकाता के मशहूर राजा बाजार साइंस कॉलेज में करवा दिया जाता है। यहाँ से देवजानी और पार्था डे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करते हैं। चूंकि पार्था डे पढ़ने में काफी तेज था, इसलिए पढ़ाई कंप्लीट होते ही ये कुछ इंटरव्यू देता है और सिलेक्ट भी हो जाता है। शुरुआती दिनों में ये छोटी मोटी कंपनी में जॉब करता है, मगर एक दिन ये दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों में गिने जाने वाली इन्फोसिस में जॉब के लिए अप्लाई करता है और टैलेंट के दम पर उसे यहाँ नौकरी भी मिल जाती है। इन्फोसिस कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब लगते ही कुछ महीने तक तो वो बेंगलुरु में जॉब करता है, मगर कंपनी आगे उसे प्रमोशन देते हुए अमेरिका भेजने का फैसला करती है और जॉब लगने के कुछ ही महीनों के भीतर पार्था डे अमेरिका में नौकरी करने चला जाता है। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद पार्था तो अमेरिका चला जाता है, मगर उसकी बहन इंजीनियरिंग करने के बावजूद आईटी सेक्टर में नौकरी करने की बजाय अपने पैशन को पूरा करने का फैसला करती है। दरअसल देवजानी को म्यूजिक से काफी लगाव था, इसलिए वो बीटेक करने के बावजूद म्यूजिक सीखना जारी रखती है और म्यूजिक की दुनिया में ही महारत हासिल कर लेती है। म्यूजिक में महारत हासिल करने के बाद देवजानी कोलकाता के मशहूर डॉन बॉस्को स्कूल में बतौर म्यूजिक टीचर जुड़ जाती हैं। परिवार में अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। परिवार का बेटा लाखों रुपए महीने की सैलरी पर अमेरिका में जॉब कर रहा था। बेटी भी शहर के टॉप स्कूल में बतौर म्यूजिक टीचर काम कर रही थी। वहीं घर के मुखिया औरोबिंदो डे और उनकी पत्नी आरती रिटायरमेंट के बाद सुखी जीवन गुजार रहे थे। मगर इन सभी की जिंदगी का चैन सुख तब खत्म हो जाता है जब आरती बीमार पड़ती हैं। अचानक आरती को कुछ समस्या होती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ जांच पड़ताल में खुलासा होता है कि आरती को ब्रेस्ट कैंसर है। आनन फानन में आरती को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और उसका इलाज भी शुरू हो जाता है, मगर इलाज का बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। आगे जांच में खुलासा होता है कि ब्रेस्ट कैंसर अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। इस तरह 2005 में कैंसर की वजह से आरती की मौत हो जाती है। मौत की खबर मिलते ही अपनी मां को अंतिम बार गुड बाय कहने के लिए पार्था डे अमेरिका से भारत वापस आ जाता है। बेटे के वापस आने के बाद पूरे धार्मिक रीति रिवाज से आरती का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आरती इस दुनिया से जा चुकी थी,
मगर उनके इस तरह जाने से परिवार का हर सदस्य सदमे में था। दोनों बच्चे इस गम को नहीं भुला पा रहे थे कि उनके सर से मां का साया उठ चुका है। वहीं औरोबिंदु डे भी गहरे सदमे में थे। कुल मिलाकर कई दिन बीत जाते हैं, मगर इन तीनों का गम कम नहीं होता है, बल्कि बीतते समय के साथ ये तीनों बिल्कुल गुमसुम से रहने लगते हैं। इधर पार्था डे के अमेरिका वापस लौटने के दिन भी करीब आ रहे थे, मगर वो फैसला करता है कि वो भारत में ही जॉब करेगा। इसलिए वो अमेरिका वापस नहीं जाता है और इन्फोसिस से रिजाइन करते हुए अब बेंगलुरु में ही टीसीएस में नौकरी करने लगता है। समय बीत रहा था, मगर मां के जाने के गम से पार्था अब तक बाहर नहीं आ पाया था। पार्था को इस तरह परेशान देखकर उसके कुछ करीबी सलाह देते हैं कि तुम अपना ध्यान धर्म की तरफ भी थोड़ा बहुत लगाया करो, इससे तुम मां के जाने के गम से बाहर आ सकोगे। इसी के बाद पार्था कुछ धार्मिक किताबें खरीदता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे पार्था का झुकाव धर्म की तरफ होने लगता है। 2007 आते आते पार्था धार्मिक किताबों में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि वो टीसीएस कंपनी से भी रिजाइन कर देता है और वापस कोलकाता अपने घर पर रहने चला जाता है। पार्था की बहन देवजानी की भी स्थिति कमोवेश पार्था की ही तरह थी। उसका भी मन अब पढ़ाने में नहीं लगता था और वो भी बस दिन भर खोए खोए रहती थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 के बाद देवजानी भी नौकरी छोड़कर घर पर ही रहने का फैसला करती हैं। पहले इस घर में 2 किराएदार रहते थे, मगर देवजानी तथा पार्था के घर वापस आने पर दोनों किराएदार को घर खाली करने के लिए कह दिया जाता है और अब इस घर में औरोबिंदु डे, पार्था डे और देवजानी साथ रहने लगती हैं। इन तीनों का ज्यादातर समय बस धार्मिक किताबें पढ़ने में तथा धार्मिक अनुष्ठान करने में ही बीतने लगता है। इन सब का असर यह होता है कि ये तीनों सोसाइटी से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं, यहां तक कि उनके करीबी रिश्तेदारों से भी इन लोगों की बातचीत बंद होने लगती है। इन सब में समय बीतने की वजह से देवजानी और पार्था की उम्र भी बहुत ज्यादा हो जाती है और दोनों शादी भी नहीं करते हैं। अगले कुछ साल तक ऐसा ही चलता है। अब साल आ चुका था 2015। आरती को मरे हुए लगभग 10 साल हो चुके थे। उसके बाद से ही ये तीनों बस किताबों में ही उलझकर अपने घर के अंदर कैद रह गए थे। ये लोग अब घर में खाना बनाने की बजाय बाहर के ही खाने पर निर्भर रह गए थे। बाहर से भी ये लोग खुद खाना लाने नहीं जाते थे, बल्कि वो सब कुछ गार्ड से मंगवाते थे और गार्ड से वो मेन गेट पर सामान ले लेते थे। इसके अलावा वो लोग बहुत ज्यादा पिज्जा और बर्गर भी ऑर्डर करते थे। यूं ही समय बीत रहा था कि 10 जून 2015 को इस घर के आसपास रहने वाले कुछ लोग नोटिस करते हैं कि इस घर के 2nd फ्लोर के बाथरूम से बहुत ज्यादा धुआं बाहर आ रहा है। तुरंत वो लोग इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं और थोड़ी ही देर में पुलिस की एक टीम इस जगह पर चली जाती है। आग लगने की खबर की वजह से फायर ब्रिगेड टीम को भी लोकेशन पर पहुंचने को कहा जाता है। जब पुलिस इस घर में दाखिल होती है तो पता चलता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस दरवाजे पर नॉक करती है। थोड़ी ही देर बाद पार्था दरवाजा खोलता है और पुलिस वाले को देखकर हैरानी जताते हुए पूछता है कि आप क्यों आए हैं। जवाब में पुलिस वाले कहते हैं कि आपके बाथरूम से धुआं उठ रहा है, शायद वहां आग लगी हुई है। जवाब में पार्था कहता है कि वहां कोई आग नहीं लगी है, घर के अंदर तो सब कुछ ठीक है। चूंकि बाथरूम से कुछ धुआं अब भी आ रहा था, इसलिए पुलिस वाले जोर देते हुए कहते हैं कि बाथरूम से धुआं उठने की खबर आई है और हमें वो चेक करना है। इसके बाद पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं और सीधे बाथरूम की तरफ जाते हैं। बाथरूम के पास जाने पर पता चलता है कि बाथरूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक है। पुलिस थोड़ी देर दरवाजे को पीटती है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। तुरंत ही दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया जाता है। दरवाजे को तोड़ने के बाद जो नजारा देखने को मिलता है उसे देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। बाथरूम के अंदर घर के मुखिया औरोबिंदु डे की जली हुई लाश थी। पास में एक बोतल था जिसमें कुछ पेट्रोल अभी बाकी था। वहीं पर एक माचिस का डब्बा भी था जो काफी हद तक जल चुका था। बाथरूम के बाहर ही एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं, मेरी मौत के लिए किसी और को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। 77 साल का औरोबिंदु डे। इस नजारे को देखकर पुलिस वाले तुरंत समझ गए कि औरोबिंदु डे ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस तुरंत लाश को कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पिता की लाश देखकर पार्था पागलों की तरह करने लगता है। पार्था की इस हरकत को देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि या तो पार्था नाटक कर रहा है या फिर सच में पिता के जाने से इसे पागलपन का दौरा पड़ा है। चूंकि पार्था की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए 2 पुलिस कांस्टेबल को पार्था पर नजर रखने के लिए ही तैनात कर दिया जाता है।
पुलिस की तैनाती के बावजूद पार्था ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिससे पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं और अंत में उसे अपने साथ लेकर शेक्सपियर रोड पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन आकर पार्था ऐसी ऐसी बातें करता है जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। वो कभी रोने लगता था तो कभी बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार करता था। जब काफी देर तक पार्था ऐसे ही करता रहता है तो वहां मौजूद शेक्सपियर रोड पुलिस स्टेशन के ऑफिस इंचार्ज को लगता है कि शायद कुछ ऐसी बात है जिसे पार्था ने अपने दिल में दबाए रखा है। इसलिए स्थिति को भांपते हुए वो पुलिस अधिकारी पार्था से कहता है, तुम घबराओ नहीं, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर बात करो, जो भी तुम्हारे दिल में है वो मुझसे शेयर करो। पुलिस वाले की बात सुनकर पार्था बुरी तरीके से टूट जाता है और वो पहले तो उस पुलिस वाले के गले लगकर रोता है और फिर रोते हुए कहता है कि मैंने जो कुछ किया है वो कानून की नजर में गुनाह हो सकता है, लेकिन मैंने बस उनकी मोहब्बत में ये सब किया है। मैं उन्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं उन्हें बेइंतहा प्यार करता हूं। मेरे लिए उनके बिना रहना सोचना भी नामुमकिन सा है। पार्था से बात कर रहे अधिकारी पार्था की इन बातों से इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तुरंत कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मुरलीधर को फोन करते हैं और उन्हें पार्था द्वारा कही गई सभी बातें बताते हैं। सारी बातों को सुनकर मुरलीधर फिर से पार्था के घर की तलाशी लेने की सलाह देते हैं। इसके कुछ ही देर बाद एक टीम पार्था डे के घर की तलाशी लेने के लिए निकल जाती है। जांच के सिलसिले में जब पुलिस वाले ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां का दरवाजा बंद है। किसी तरह वो दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा खुलते ही जो कुछ होता है उससे पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। दरवाजा खुलते ही एक बेहद ही डरावनी आवाज पुलिस वालों के कानों में पड़ती है। कोई बेहद ही डरावनी आवाज से पुलिस वालों का वेलकम कर रहा था। इस आवाज से ही पुलिस वालों की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद ये किसी भूत प्रेत की आवाज है। फिर भी पुलिस वाले हिम्मत करके घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा घर अंदर से मध्यम रोशनी में नहाया हुआ है और घर के हर कोने से मंत्रों के जाप की आवाज आ रही है। घर में बस किताब ही किताब भरी हुई थी और घर के लगभग सभी हिस्सों में कागज के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे जिन पर कुछ कुछ लिखा हुआ था। घर के अंदर का पूरा माहौल भूतिया था। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर जादू टोना चल रहा हो। कोई आम आदमी होता तो शायद इन नजारों को देखकर उल्टे पांव भाग जाता, मगर पुलिस वाले अपना फर्ज निभाते हुए अब पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं और आगे जो कुछ मिलता है उसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस वाले उस कमरे में जाने का फैसला करते हैं जहां पार्था डे रहा करता था। कमरा खोला जाता है तो पुलिस वाले देखते हैं कि कमरे के अंदर फ्लोर पर खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं। इसके अलावा बिस्तर के ऊपर भी बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स और पानी का ग्लास रखा हुआ है। साथ ही पुलिस वाले देखते हैं कि बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े कोई सो रहा है। कुछ देर तक पुलिस वाले गौर से ब्लैंकेट की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि ब्लैंकेट बिल्कुल साफ सुथरी है। चादर भी ऐसा था जैसे आज ही बिछाया गया हो। उस सोए हुए व्यक्ति को देखकर पुलिस वालों को एक बात खटकती है कि इतनी देर से घर में खटपट हो रही है, फिर भी आखिर ये कौन है जो अब तक सोया हुआ है और उसकी नींद नहीं खुली है। इस बात का जवाब तलाशने के लिए पुलिस वाले कंबल हटाते हैं, मगर कंबल हटाते ही जो नजारा वो देखते हैं उसे देखकर ही सभी के होश उड़ जाते हैं। कंबल के अंदर एक इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था। उस कंकाल को बहुत ही अच्छे तरीके से नया कपड़ा भी पहनाया हुआ था और कंकाल को इस तरीके से रखा गया था जैसे कि कोई सो रहा हो। पुलिस कंकाल के आसपास तलाशी लेती है तो इस मानव कंकाल के आसपास 2 कुत्तों के कंकाल भी मिलते हैं। पुलिस इन सभी को तुरंत अपने कब्जे में लेते हुए आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज देती है। इसके आगे भी तलाशी जारी रहती है। तलाशी के दौरान पूरे घर से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 20,000 से ज्यादा किताबें बरामद की जाती हैं। इन किताबों में ज्यादातर आत्मा के रहस्य से जुड़ी किताब, मरने के बाद के रहस्यों से जुड़ी किताब, भगवान, दुनिया इत्यादि से जुड़े रहस्यों की ही किताबें थीं। घर के अंदर से 12 लैपटॉप और अलग अलग इफेक्ट के लाइट और दर्जनों स्पीकर और साउंड सिस्टम बरामद किए जाते हैं। घर के अंदर से सैकड़ों डायरी और हैंड रिटन नोट्स भी बरामद होते हैं। दरअसल दरवाजा खुलते ही जिस भारी भरकम आवाज ने पुलिस वालों का स्वागत किया था वो साउंड सिस्टम पर सेट किया गया था। इसके अलावा जो मंत्रों के जाप के आवाज आ रही थी वो भी साउंड सिस्टम से ही आ रही थी। पूरे घर में यहां तक कि किचन, बाथरूम और सभी कमरों में सभी की नजरों से छिपाकर स्पीकर फिट किया गया था जिस पर हर समय
धार्मिक मंत्र बजते रहते थे। बाद में प्रकाशित किए गए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के अंदर साउंड सिस्टम पर हर समय क्रिश्चियन धर्म के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के मंत्र ही चलते थे। इन सब को देखकर पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। इसी के बाद पार्था डे से एक बार फिर पूछताछ शुरू होती है और वो जो खुलासा करता है उस पर तो एक बार किसी को यकीन भी नहीं होता है। पार्था बताता है कि मां की मृत्यु के बाद हम सभी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। इसी के बाद किसी ने हमें धार्मिक किताबें पढ़ने की सलाह दी ताकि हम शांति हासिल कर सकें। इसके बाद हम सभी इतने ज्यादा इन सब चीजों में खो गए कि दिन रात बस इन्हीं सब में ध्यान लगाने लगे। घर के सदस्यों की तो छोड़िए, घर का कुत्ता भी अब बाहर नहीं जाता था, बल्कि महीनों महीनों तक बस घर के अंदर ही कैद रहता था। पार्था के मुताबिक समय यूं ही बीत रहा था कि 2014 के अगस्त महीने में कुछ दिनों के अंतराल पर घर में मौजूद दोनों कुत्तों की मौत हो जाती है। कुत्तों की मौत से देवजानी बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि जब से इन तीनों ने लगभग घर के अंदर ही खुद को कैद कर लिया था तो इस अकेलेपन में उनका कुत्ता ही उनके साथ रहता था। इस कारण कुत्तों से देवजानी को बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। मगर कुत्तों की मौत के बाद देवजानी बहुत ज्यादा उदास हो गई। देवजानी को उदास देखकर पार्था कहता है कि हम उन्हें ना तो बाहर फेंकेंगे और ना ही कुत्तों की मौत के बारे में किसी को बताएंगे, बल्कि उन्हें हम अपने पास ही रखेंगे ताकि ये हमसे दूर ना जा सकें। इसी के बाद दोनों मरे हुए कुत्तों को घर के अंदर ही देवजानी के कमरे में छोड़ दिया जाता है। उन मरे हुए कुत्तों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। पार्था के बयान के मुताबिक कुत्तों की मौत के बाद देवजानी भी धीरे धीरे पहले से भी कहीं ज्यादा गुमसुम रहने लगी। वो खाना पीना भी लगभग छोड़ चुकी थी और थोड़ा बहुत पानी पी लिया करती थी। बहुत ज्यादा भूख लगने पर कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिया करती थी। इसी दौरान एक दिन देवजानी कहती हैं कि घर में बहुत कुछ अशुभ हो रहा है, यहाँ बुरी आत्माओं का वास हो गया है, इसलिए हम लोगों की जिंदगी में ये परेशानियां आ रही हैं। जो भी हमारे करीब है वो हमसे दूर जा रहा है, इसलिए मुझे एक उपवास रखना होगा ताकि घर की शांति फिर से वापस आ सके। इसी के बाद देवजानी उपवास पर चली गई और इसी दौरान दिसंबर महीने के अंत में उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। मृत्यु के समय देवजानी की उम्र 50 साल थी। पार्था के मुताबिक अपनी बहन को वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए बहन की मौत के बाद वो फैसला करता है कि उसकी लाश को हमेशा हमेशा के लिए अपने कमरे में ही रखेगा ताकि वो उससे दूर ना हो। शुरू में पिता इस फैसले का विरोध करते हैं, मगर पार्था उन्हें इस बात का यकीन दिला देता है कि हम लोग जो इतने दिनों से धर्म से जुड़ी चीजों को पढ़ रहे हैं और उन चीजों से हमने जो सीखा है उसके मुताबिक एक समय बाद देवजानी की आत्मा वापस आएगी और वो फिर से जिंदा हो जाएगी। कुल मिलाकर तरह तरह की बातें अपने पिता को समझाते हुए पार्था डे अपनी बहन के शव को घर के अंदर रहने के लिए पिता को राजी कर लेता है। इतना ही नहीं, वो देवजानी की मौत की भनक किसी को भी नहीं लगने देता है। यहाँ तक कि जब देवजानी के बारे में कुछ रिश्तेदार फोन करके पूछते हैं तो पार्था उन्हें बता देता है कि देवजानी किसी आश्रम में गई हैं और वहां वो ध्यान में लीन है। लाश के गलने की वजह से बदबू बाहर न जाए इसलिए 24 घंटे एसी ऑन रहता था। साथ ही घर के सभी खिड़की दरवाजों को अच्छे तरीके से कपड़ों से सील कर दिया था ताकि लाश के सड़ने की बदबू बाहर न जाए और किसी को कुछ भी भनक न लगे। 11 मई 2015 में पार्था डे का 44वां बर्थडे भी आता है। इस मौके पर उसके चाचा चाची केक लेकर उसके घर पर आते हैं। चूंकि चाचा चाची से घर और खानदानी प्रॉपर्टी के बंटवारे की वजह से रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए पार्था गेट पर ही केक का एक छोटा टुकड़ा काट कर खा लेता है और उन्हें वापस जाने के लिए कह देता है। उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं हो पाता है कि घर के अंदर 2 कुत्तों और एक मनुष्य की लाश रखी हुई है। पुलिस पूछताछ के दौरान पार्था बताता है कि देवजानी के शव को वो अपने कमरे में अपने ही बेड पर रख लेता है और वो रात में उसी के शव के बगल में सोया करता था। पार्था ये भी दावा करता है कि अक्सर रात में उसकी बहन की आत्मा उसके पास आती है और उससे बातें किया करती है। पार्था को अपनी बहन के जिंदा होने का इतना यकीन था कि डेली रूटीन के मुताबिक अपनी बहन के कंकाल को नाश्ता करवाता था, फिर दिन का खाना भी देता था और रात का खाना भी उसके साथ ही खाता था। साथ में उसके लिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और पिज्जा वगैरह भी ऑर्डर करता था। वो रोज बेडशीट और ब्लैंकेट भी बदल देता था। साथ ही वो बहन के कंकाल के कपड़े भी रोज चेंज करता था। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं और पार्था को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है। मगर समस्या ये थी
कि ना तो पार्था ने अपने पिता की आत्महत्या में कोई भूमिका निभाई थी और ना ही उसने अपनी बहन को मारा था और ना ही कुत्तों को। इसलिए पार्था पर आईपीसी की धारा 268 तथा 269 के तहत ही मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि पुलिस को शक होता है कि शायद पार्था ने देवजानी को जहर देकर या किसी और तरीके से मारा होगा, इसलिए फॉरेंसिक जांच भी करवाने का फैसला किया जाता है। इधर पूरी सुनवाई के बाद अदालत पार्था डे को जेल भेजने के बजाय दिमागी तौर से बीमार मानते हुए उसे तत्काल पेवलॉव मेंटल हॉस्पिटल भेजने का आदेश देती है। जांच पड़ताल के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि पार्था दिमागी तौर पर पूरी तरीके से बीमार हो चुका है, इसलिए अगले कुछ महीनों तक पार्था का इलाज इसी पेवलॉव मेंटल हॉस्पिटल में चलता है। चूंकि पिछले 6 महीने से वो अपनी बहन की कंकाल के साथ रह रहा था, इस कारण उसके शरीर से बदबू भी आती है और उसके शरीर में भी इन्फेक्शन फैल गया था। कुछ महीने तक इलाज करवाने के बाद जब पार्था डे की हालत कुछ बेहतर होती है तो उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है, मगर उसे घर भेजने की बजाय मदर टेरेसाज मिशनरीज ऑफ चैरिटी में भेज दिया जाता है ताकि वो लोगों की थोड़ी बहुत सेवा कर सके, साथ ही पूरी तरीके से स्वस्थ भी हो जाए। इधर जब लोगों तक इस घटना की सच्चाई पहुंचती है तो लोगों का हुजूम बस पार्था डे के घर को देखने के लिए उमड़ने लगता है। 2015 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस इस घर को देखने के लिए रोजाना 200 से 400 लोग आते थे। ये सिलसिला महीनों तक चला था। मीडिया ने इस घर को कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर नाम दिया था। इस खबर ने न सिर्फ पूरे कोलकाता का ध्यान अपनी तरफ खींचा, बल्कि नेशनल मीडिया में भी बड़े पैमाने पर इस खबर को कवरेज मिली थी। इस कारण देश भर की दिलचस्पी इस केस में लग गई। कुछ महीने तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में बिताने के बाद जब पार्था डे की हालत और बेहतर होती है तो उसे फाइनली वहां से भी छुट्टी मिल जाती है। उधर फॉरेंसिक रिपोर्ट में देवजानी की मौत की वजह हार्ट अटैक को ही बताया जाता है। शरीर से किसी तरह के जहर के अंश भी नहीं मिलते हैं। इस कारण केस बंद करते हुए पार्था को बरी कर दिया जाता है। इसलिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी से छुट्टी मिलने के बाद पार्था वापस अपने उसी घर पर आ जाता है जहां वो 6 महीने तक बहन के कंकाल के साथ रहा था। हालांकि घर पर आने के बाद वो यहाँ बहुत दिन नहीं रुकता है, बल्कि कुछ ही समय बाद वो अपने इस घर को बेच देता है। खबरों के मुताबिक उसने इस घर को लगभग 40 करोड़ रुपए में बेचा था। अपने इस घर को बेचने के बाद वो ज्यादातर पैसे बैंक में ही रख देता है और खुद सेंट्रल कोलकाता में कहीं एक छोटा सा फ्लैट लेकर उसमें रहने चला जाता है। यहाँ भी पार्था सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग ही रहता है। 2015 से 2017 तक वो इसी घर में रहता है, मगर 2017 में एक बार फिर से इतिहास दोहराता है। तारीख 21 फरवरी 2017। पार्था जिस फ्लैट में रहा करता था, अचानक उसी फ्लैट के बाथरूम से लोगों ने धुआं उठते देखा। तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस आकर दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर दरवाजा कोई नहीं खोलता है। तुरंत पुलिस गार्ड के पास मौजूद स्पेयर की से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है और बाथरूम की तरफ भागते हुए जाती है। बाथरूम का भी दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस वाले तुरंत बाथरूम के दरवाजे को खोलते हैं। यहाँ फिर वही नजारा देखने को मिलता है जो 2015 में देखने को मिला था। बाथरूम के अंदर पार्था की जली हुई लाश पड़ी हुई थी। बगल में ही पेट्रोल का खाली डब्बा भी था और जली हुई माचिस की तीलियां भी वहां पर थीं। यानी कि जिस तरह 2015 में पार्था के पिता औरोबिंदु डे ने आत्महत्या की थी, ठीक उसी अंदाज में पार्था ने भी महज 46 साल की उम्र में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस तरह एक पूरा परिवार बस कुछ सालों में खत्म हो गया। कहा जाता है कि मां की मौत के बाद इन तीनों को एक दूसरे से बिछड़ने का डर इतना ज्यादा सताने लगा कि इसी डर से ना तो देवजानी की शादी की गई और ना ही पार्था ने अपनी शादी की। पार्था के घर से जो डायरी और हैंड रिटन नोट्स बरामद किए गए थे, उसकी जांच पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जिसमें एक खुलासा ये था कि मां की मौत के कुछ महीनों बाद से ही घर में बचे तीनों सदस्यों ने आपस में बातचीत बंद कर दी थी और ये लोग सिर्फ कागज पर लिखकर एक दूसरे से बात किया करते थे। यही वजह थी कि घर के लगभग सभी हिस्से से छोटे छोटे नोट्स मिले थे। यहाँ तक कि किचन, बाथरूम, बेड, हॉल, सोफा, सब जगह नोट्स ही नोट्स थे। पार्था के घर से बरामद नोट्स में कुछ ऐसे नोट्स भी मिले थे जिसके आधार पर दोनों भाई बहन यानी पार्था और देवजानी को लेकर कुछ अखबारों द्वारा बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला दावा किया गया था। हालांकि हम उन दावों पर नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उनमें कितनी सच्चाई है वो कोई नहीं जानता और शायद उन नोट्स की सच्चाई जो बता सकता था उनमें से कोई भी हमारे बीच नहीं है। ऐसे में उन कथित नोट्स के आधार पर कुछ दावा करना कहीं ना कहीं पार्था डे और देवजानी के साथ नाइंसाफी होगी और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर हम बस इतना कह सकते हैं
कि शायद ये सब कुछ आपसी मोहब्बत के पागलपन में किया गया। अपने माँ बाप, भाई बहन से हर कोई प्रेम करता है, मगर शायद ये लोग इस प्रेम में कुछ ज्यादा ही खो गए, और इतने ज्यादा खो गए कि अपने होशो हवास और फिर जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। दोस्तों, ये पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दूसरी घटनाओं की सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।